हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम करने वाले हैं अकाउंट्स स्टार्ट करने वाले आज हम। तो काफ़ी दिन हो चुके हैं अकाउंट्स के लिए आपको बोलते हुए, तो जस्ट हम आज अकाउंट्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो हम अकाउंट्स स्टार्ट करेंगे वो 11th क्लास का हम लेके चलेंगे। तो अभी आप मैट्रिक करके आए हैं, एक्चुअली कुछ एग्ज़ाम तो आपके नहीं हुए, बट जो भी कॉमर्स के लिए आए हुए हैं स्टूडेंट, और अकाउंट्स सब्जेक्ट जो होगा पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है प्लस थ्योरी भी है, तो एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स है। तो इसको जितना आप अंडरस्टैंड करके चलेंगे उतना ही आपके लिए क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो आज हम अकाउंट्स से रिलेटेड ही टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी नया टॉपिक है। तो स्टार्ट में हम सबसे पहले अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स लेके चलेंगे, जो अकाउंट स्टूडेंट को पता होना ज़रूरी है। बेसिक टर्म्स, तो अकाउंट्स के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स होती है जिसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। रियल लाइफ में हम उसको कुछ समझते हैं, बट एक्चुअल में इन अकाउंट्स में उसका काफ़ी अलग मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पर हम जो सबसे पहले बात करने वाले हैं, हम बात करते हैं एसेट्स के बारे में। सबसे पहले जब बात करेंगे यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे, एसेट्स के बारे में। रियल लाइफ में हम कई बार ये वर्ड सुनते हैं एसेट्स। एसेट का मतलब होता है जो मेरी चीज़ है, जिस पे मेरा राइट है। जैसे मैंने बाइक ली हुई है तो बाइक मेरी एसेट्स है, मैंने कार ली हुई है तो कार मेरी एसेट्स है, मेरे पास मेरा घर है तो मेरी एसेट्स है। तो हम रियल लाइफ में इस तरह से पढ़ते हैं। तो बात करते हैं अकाउंट्स के अंदर जो एसेट्स है, उस एसेट्स का मतलब क्या होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन लिखता हूँ, और आपको कॉपी और पेन की रिक्वायरमेंट रहेगी क्योंकि आपको भी ये डाउनलोड करना होगा। तो एसेट्स के बारे में हम कह सकते हैं, एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज assets are valuable resources owned by business assets are valuable resources owned by business which can be measured in term of money। ये हमारी एसेट्स की डेफिनेशन बनती है। यानी एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। एसेट्स हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ओन बाय अ बिजनेस, जिनको बिजनेस क्या करता है, ओन करता है, विच कैन बी मेजर्ड इनटू टर्म ऑफ मनी, जिसको हम टर्म ऑफ मनी में क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। उन सभी रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। तो एसेट्स हमारे लिए बड़ी वैल्यूएबल रिसोर्सेज होती है, और वही एसेट्स हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, यानी रीड करके चलेंगे, जिनको हम टर्म ऑफ मनी में क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है टाइप ऑफ एसेट्स। तो मेनली हम यहाँ पर एसेट्स को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके चलेंगे। नंबर 1 फिक्स्ड एसेट्स। नंबर 1 टाइप ऑफ एसेट्स की बात चल रही है यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स। विच एसेट्स owned by business for long time use। यानी एसेट्स अब हम पढ़ चुके हैं। एसेट जो हमारे लिए क्या उनसे होती है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज होता है। और इसके अंदर बात करते हैं हम फिक्स्ड एसेट्स की। तो फिक्स्ड एसेट्स उन एसेट्स में से, उन एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स बोलेंगे जो बिजनेस ओन करता है फॉर लॉन्ग टाइम यूज़, लंबे टाइम के लिए यूज़ के लिए जो एसेट्स
बिजनेस से ओन्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, एटसेट्रा, तो इन चीज़ों को हम क्या कह सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स कह सकते हैं। अब बिल्डिंग एक प्रेमिसेस यानी एक बिजनेस एक बिल्डिंग को परचेज़ करेगा तो उसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करने के लिए परचेज़ करेगा कि उसको लंबे टाइम के लिए उसको क्या करना है, यूज़ करना है। सिमिलरली फर्नीचर है, लैंड है, तो काफ़ी ऐसी एसेट्स हम रीड करने वाले हैं जिनको हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड एसेट्स कहेंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पर लंबे टाइम के लिए यूज़ करने के लिए बिजनेस क्या करता है, परचेज़ करता है और उसको अपने बिजनेस के लिए रन के लिए क्या करता है, यूज़ करता है। और बात करते हैं सेकेंड टाइप। एसेट्स की जो सेकेंड टाइप आती है वो है करंट एसेट्स। एसेट्स की जो सेकेंड टाइप आती है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं। तो करंट एसेट्स क्या होगी, करंट एसेट्स में कैश एंड अदर एसेट्स आ जाती है। तो करंट एसेट के अंदर कैश एंड अदर एसेट्स आती है विच कन्वर्टेड इन कैश विद इन शॉर्ट पीरियड, यहाँ पर जो शॉर्ट पीरियड होगा लगभग 1 ईयर के आसपास इसको माना जाता है। तो करंट एसेट्स कैश हमारा करंट एसेट्स होता है, कैश एंड अदर सम एसेट्स विच कन्वर्टेड इन कैश विद इन शॉर्ट पीरियड, जिसको शॉर्ट पीरियड यानी विद इन 1 ईयर अगर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं। तो करंट एसेट के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं। तो करंट एसेट के एक एग्जांपल तो खुद कैश हो गया, इसके अलावा हम लिख सकते हैं स्टॉक, डेटर्स एटसेट्रा। तो ये वाली क्या हो जाएगी, करंट एसेट्स हो जाएगी। तो सबसे पहले एसेट्स के बारे में अच्छे से हमें समझ आना चाहिए कि एसेट्स क्या होती है, और एसेट को हमने बेसिकली 2 टाइप्स में कन्वर्ट किया है, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स यूज फॉर लॉन्ग टाइम एंड करंट एसेट्स विच कन्वर्टेड इन कैश विद इन 1 ईयर, शॉर्ट पीरियड, जिसको शॉर्ट पीरियड में क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास एसेट्स की डेफिनेशन आ जाती है। उसके बाद वैसे काफ़ी टाइप्स होगी इसकी एसेट्स के अंदर भी, तो अभी मैं सिर्फ मेन टर्म्स ही आपको बता रहा हूँ। हाँ, उसके बाद हमारे पास जो हमने फिक्स्ड एसेट्स की है, फिक्स्ड एसेट्स को हम यहाँ पर 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, जो मेन बेसिकली उसके पार्ट होंगे। जो हमने फिक्स्ड एसेट्स अभी पढ़ी है, इसको हम 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। एक होगी हमारे लिए टेंजिबल एसेट्स, एक होगी टेंजिबल एंड दूसरी होगी इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। तो 2 टाइप एसेट्स कन्वर्ट करेंगे फिक्स्ड एसेट्स को। एक तो होगी इनटेंजिबल एसेट्स और दूसरी होगी हमारे पास कौन सी होगी, वो इनटेंजिबल एसेट्स हो जाएगी। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है, कैन बी सीन, टच, जिसको देखा जा सकता है, उसको टच किया जा सकता है, यानी उसको छू सकते हैं, हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वो सामने में दिख रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट्स हम उसको बोलते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल भी लिया था, बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा। बिल्डिंग है, हम देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, सामने में दिख रही है, मशीनरी है, व्हीकल्स है, हमारे प्लांट है, लैंड है, ये सभी चीज़ें हैं
क्या कहलाएंगी, टेंजिबल एसेट्स में आ जाएगी। इनटेंजिबल एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स वो होगी कैन नॉट बी सी, जो हमें सीन नहीं होगी, यानी हम उसे देख नहीं पाएंगे। अब देख नहीं पाएंगे तो सीधी बात है हम उसको क्या नहीं कर पाएंगे, टच भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उस एसेट्स को हम क्या कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, जैसे हवा होती है। तो किस तरह से हम उस एसेट्स को फील करेंगे, उसके अंदर कौन कौन सी एसेट्स आती है, तो इसमें जैसे गुडविल, पेटेंट्स एटसेट्रा, ये ऐसी एसेट्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, हम उसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट ये फील की जा सकती है और एक फर्म के लिए, एक बिजनेस के लिए काफ़ी वैल्यूएबल एसेट्स होती है। तो इसको आप पे जैसे हम आगे आगे टॉपिक के लिए जाएंगे तो इनको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे आगे। गुडविल एक्चुअल में हमारी रेपुटेशन होती है। गुडविल जो होती है एक्चुअली हमारी क्या होती है, रेपुटेशंस होती है कि मार्केट में हमारी रेपुटेशन क्या है। तो हमारी जो रेपुटेशन की वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अपनी गुडविल बोलते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स को हम यहाँ पे दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। तो ये बात हो जाती है हमारी फर्स्ट टर्म एसेट्स की। एसेट्स के बाद जो सेकंड टर्म्स हमारे पास आती है, लायबिलिटीज़। सेकंड टर्म हमारे पास आती है लायबिलिटीज़, ये जस्ट एसेट्स का उल्टा होगा। तो लायबिलिटीज़ क्या होती है, दोज अमाउंट हैव टू पे अदर्स, ऐसा कोई भी पैसा जो हमें अदर्स यानी आउटसाइडर्स कह सकते हैं हम, आउटसाइडर्स, ऐसा कोई भी पैसा जो हमें किसी आउटसाइडर्स को क्या करना है, पे करना है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटीज़ बन जाएगी। अभी एक छोटा सा मैंने यहाँ स्टेटमेंट बताया, बाकी इसमें कुछ चीज़ें और भी आएंगी, जब आगे हम जाएंगे तब उसको हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो जो भी चीज़ हमें बाहर पे करनी है, जो भी ड्यू है हमारे लिए, कोई भी चीज़ हमारे लिए क्या है, ड्यू है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारी लायबिलिटीज़ बोलेंगे। एसेट्स की तरह लायबिलिटीज़ को भी हम मेन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, एंड सेकंड हो जाएगी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हो जाएगी, जिसको हम करंट लायबिलिटीज़ भी बोल देते हैं, करंट लायबिलिटी बोल देते हैं। करंट लायबिलिटी मीन इट इज़ अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, नाम से पता चल रहा है। ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो लॉन्ग टर्म के लिए होगी और ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो शॉर्ट टर्म के लिए होगी, उसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ यानी क्या बोलेंगे, इसको करंट लायबिलिटीज़ बोलेंगे। विच लायबिलिटीज़ पेड विद इन शॉर्ट पीरियड नियर अबाउट 1 ईयर, ऐसी कोई भी लायबिलिटीज़ जो विद इन 1 ईयर यानी कि 1 साल के अंदर हमें पे करनी है, उस लायबिलिटीज़ को हम क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी कहेंगे। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, बिल पेएबल्स, ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी यानी करंट लायबिलिटीज़ के कुछ एग्जांपल्स है। क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल्स, इनके बारे में भी हम आगे से एक्सप्लेन करेंगे कि क्रेडिटर्स क्या होगा और बिल पेएबल्स क्या होगा। वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की बात करते हैं, विच आर पेड, जो हम क्या करते हैं, पेड करते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, जो एक लंबे टाइम के बाद वापस पे की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ बोलते हैं। जैसे बैंक लोन, बैंक लोन, अगर हमने बैंक का लोन लिया हुआ, कोई भी फर्म बैंक से लोन लेती है, 5 साल 8 साल 10 साल 15 साल के लिए वो लोन लिया जाता है। तो जो लंबे टाइम के लिए हम कोई भी पैसा हमने उधार लिया और वापस करना हमने, तो वो जो लायबिलिटीज़ रहेगी हमारे लिए, वो कौन सी लायबिलिटीज़ रहेगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ रहेगी। तो बेसिकली मेन जो लायबिलिटीज़ के अंदर टाइप्स आएंगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, जिसको हम करंट लायबिलिटीज़ भी यहाँ पर बोल सकते हैं।
तो सेकेंड टर्म हमारे पास कंप्लीट होती है लाइबिलिटीज़। क्योंकि इन टर्म्स के बारे में जब तक हमें नहीं पता होगा तब तक हम अकाउंट्स का जो स्टार्टिंग है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये और हमें इनको अच्छे से समझना है। एज अकाउंट्स नोट अ रियल लाइफ में काफ़ी अलग मीनिंग निकल जाते हैं इनके। तो जो थर्ड हम यहाँ पर टर्म पढ़ने वाले हैं, जो थर्ड टर्म्स हैं वो हमारे पास है कैपिटल। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कैपिटल। हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। कैपिटल को हम हिंदी में पूंजी भी बोलते हैं। यानी कैपिटल वो पैसा है जो बिजनेस के अंदर प्रोप्राइटर यानी जो मालिक होते हैं बिजनेस का, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल वो पैसा है जो क्या किया गया है, इन्वेस्ट किया गया है बाय प्रोप्राइटर, बाय प्रोप्राइटर इज कॉल्ड कैपिटल। जो अमाउंट, जो मनी इन्वेस्ट किया जाता है बाय अ प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस, इन अ बिजनेस के अंदर जो पैसा प्रोप्राइटर या मालिक होगा, जो भी ओनर है, तो जो वो पैसा इन्वेस्ट करता है फर्म के अंदर उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो बिल्कुल कॉमन सी बात है। अब हम 3 टर्म पढ़ चुके हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। अब इन्हीं तीनों टर्म से एक इक्वेशन बनती है जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है हमारा ये। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल, इन तीनों को मिलाकर एक इक्वेशन बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। ये अकाउंट्स के अंदर हमारी क्या आ जाती है, अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाती है। इट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। एसेट और लायबिलिटीज़ का जो डिफरेंस होता है इट इज़ कैपिटल। तो एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, तीनों टर्म्स का यूज़ करके इक्वेशन बनती है विच इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशंस। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। उसके बाद नंबर 4 डेटर्स, नंबर 5 क्रेडिटर्स एंड नंबर 6 गुड्स। ये 3 टर्म्स में एक साथ आपको समझाऊंगा, डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड गुड्स। हम हो सकता है किसी पर्टिकुलर आइटम या हो सकता है किसी सर्विस के अंदर हम क्या करते हो, बिजनेस कर रहे हो, तो जहाँ से भी हम प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, पीछे से हम खरीदते हैं, फिर आगे हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो जिनसे भी हम कोई भी आइटम या कोई भी सर्विस परचेज़ करते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, सप्लायर्स कहलाते हैं। और यही प्रोडक्ट या सर्विस जब हम आगे सेल करते हैं, जिन्हें भी हम उनको सेल करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कस्टमर्स कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स आवर सप्लायर्स। क्रेडिटर्स आर आवर सप्लायर्स। क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं, सप्लायर्स होते हैं। फ्रॉम विच गुड्स परचेज्ड, जिनसे हमने क्या खरीदा, गुड्स खरीदा, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इज आवर सप्लायर्स फ्रॉम विच गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जिनसे हम गुड्स, जो भी आइटम हम परचेज कर रहे हैं
वो क्रेडिट यानी हम उनसे उधार खरीद रहे हैं। क्रेडिट का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। अगर हमने कैश में खरीदा नॉट अ क्रेडिटर्स, अगर वही प्रोडक्ट हम उधार लेके चलते हैं यानी कि ओन क्रेडिट परचेज करते हैं, गुड्स की बात चल रही है यहाँ पे, जब भी हम गुड्स ओन क्रेडिट परचेज करेंगे तो वो पर्सन्स हमारे लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स बन जाएगा। सिमिलरली इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, जो डेटर्स हैं, डेटर्स इज अवर कस्टमर्स, डेटर इज अवर कस्टमर्स फ्रॉम जिन्हें हम क्या करते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट यानी उधार। कस्टमर्स वो पर्सन्स हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, गुड्स सोल्ड करते हैं ऑन क्रेडिट यानी उधार माल बेचते हैं और जिनसे हमने पैसा लेना होता है। तो क्रेडिटर्स हमारे सप्लायर्स होते हैं जिनसे हमने परचेज किया है ऑन क्रेडिट, एंड डेटर्स हमारे कस्टमर्स होते हैं जिनको हमने गुड्स सोल्ड किया है ऑन क्रेडिट। तो उधार लेना और उधार बेचना डेटर्स और क्रेडिटर्स जनरेट करता है। अब बात आती है गुड्स क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है काफ़ी। गुड्स ऑल आइटम्स एंड सर्विसेज which purchased for resale, परचेज्ड फॉर रीसेल। तो गुड्स हर वो आइटम या हर वो सर्विस जो हमने परचेज की यानी खरीदी है, किस चीज़ के लिए, फॉर रीसेल। रीसेल मीन्स वापस बेचने के लिए खरीदी है, उस हर आइटम को हम क्या कहेंगे, गुड्स बोलेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे गुड्स वर्ड यूज़ किया है। जब हमने गुड्स को परचेज किया ऑन क्रेडिट तो वो लोग हमारे लिए क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर्स हो जाएंगे। एंड व्हेन दीज गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब ये गुड्स ऑन क्रेडिट हम सेल करते हैं तो वो पर्सन्स या वो कंपनी या फर्म जो भी जिनको भी हम सेल कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे, हमारे क्या बन जाएंगे, डेटर्स बन जाएंगे। तो गुड्स ऑल आइटम्स एंड सर्विसेज विच परचेज्ड फॉर रीसेल, ये वो हर आइटम होगी जो दोबारा बेचने के लिए खरीदी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो गुड्स वाला पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है और समझना ज़रूरी होगा। तो गुड्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। मान लेते हैं एक फर्नीचर मर्चेंट है, यानी फर्नीचर का वो क्या करता है, बिजनेस करता है, फर्नीचर का बिजनेस करता है, यानी फर्नीचर से रिलेटेड चीज़ें वो बेचता है और ख़रीदता है। अगर ये पर्सन बोट चेयर्स, टेबल्स एटसेट्रा, बेड्स, अगर फर्नीचर का बिजनेस करने वाला एक मर्चेंट चेयर खरीदता है, टेबल खरीदता है, बेड्स खरीदता है, यानी फर्नीचर से रिलेटेड कोई भी चीज़ खरीदता है, तो फर्नीचर, क्योंकि वो फर्नीचर के अंदर क्या कर रहा है, वो डीलिंग कर रहा है। तो जो चेयर खरीद रहा है, टेबल खरीद रहा है या बेड्स परचेज कर रहा है, किस लिए खरीद रहा है, वापस रीसेल करने के लिए। ये इसलिए खरीद रहा है क्योंकि ये चीज़ें वो वापस क्या करेगा, रीसेल करेगा। तो इस फर्नीचर मर्चेंट के लिए चेयर टेबल्स खरीदना क्या हो जाएगा, इसके लिए वो गुड्स हो जाएगा कि उसने गुड्स को खरीदा है। लेकिन यही मर्चेंट सेलर अगर एयर कंडीशनर यानी एसी परचेज करता है अपने ऑफिस में लगाने के लिए, तो जो एसी इसने परचेज किया है इट इज़ नॉट गुड्स, बिकॉज एसी उसने यूज़ करने के लिए खरीदा है, न कि रीसेल करने के लिए खरीदा है। तो एसी उसने किसके लिए खरीदा है, यूज़ करने के लिए खरीदा है। और जो चीज़ यूज़ करने के लिए हम खरीदते हैं इट इज़ एसेट्स, वो क्या होती है, एसेट्स होती है। तो एसेट्स और गुड्स में बड़ा क्लोज डिफरेंस होता है, तो ये हमें यहाँ पर समझना है। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीज़ों का बिजनेस करने वाला पर्सन है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें वो बेचता है और ख़रीदता है। तो जब भी वो एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, चाहे वो फ़ैन है,
मशीन है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगी, टीवी है, फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर है, अगर जब भी वो खरीदेगा इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी आइटम खरीदेगा वो उसके लिए क्या कहलाएगी, गुड्स होगी। और जब भी वो उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ खरीदता है जो रीसेल के लिए नहीं होगी, वो उसके लिए गुड्स नहीं होगी। तो यहाँ पर ये गुड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें गुड्स को समझना है कि यहाँ पर गुड्स का मतलब क्या है। ऐसी कोई भी आइटम विच परचेज्ड फॉर रीसेल, जो वापस बेचने के लिए खरीदी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, गुड्स बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम 7th पॉइंट, ड्राइंग। ड्राइंग एनी कैश और अदर आइटम, किसी भी प्रकार का कैश या कोई भी आइटम विथड्रॉ फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। यानी जो प्रोप्राइटर है, यानी जो मालिक है फर्म का, अगर वो मालिक यानी ओनर बिजनेस में से कैश हो सकता है यानी कि नगद पैसा, या फिर कोई भी आइटम जैसे कोई भी एसेट्स हो सकती है, या हो सकता है गुड्स हो सकती है, कुछ भी अगर बिजनेस में से विड्रॉ करता है, निकाल लेता है, प्रोप्राइटर निकाल लेता है, और किस चीज़ के लिए निकालता है, फॉर पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है वो चीज़, तो वो अमाउंट जितना भी होगा इज कॉल्ड ड्राइंग। उसको हम क्या कहेंगे, ड्राइंग बोल देंगे। यानी कोई भी चीज़ बिजनेस में से बाहर निकाली जाती है, चाहे वो कैश है या कुछ और है, प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है और अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है, तो क्या कहलाएगा, वो ड्राइंग कहलाएगा। जैसे मान लो प्रोप्राइटर ने बिजनेस में से पैसे निकाले और अपने बच्चों की स्कूल फीस भर दी, तो जो पैसा स्कूल फीस के लिए निकाला गया है वो प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा है, इसलिए ये जो पैसा निकाला गया है, इस निकाले गए अमाउंट को हम क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे। इट इज़ अ ड्राइंग। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन बनती है ड्राइंग की। तो पर्सनल यूज़ के लिए निकाला गया किसी भी तरह का अमाउंट या अदर आइटम इज कॉल्ड ड्राइंग। उसके बाद नंबर 8, परचेजेस। नंबर 9, सेल्स। नंबर 10, स्टॉक। परचेजेस और सेल्स, ये वर्ड हम कब यूज़ करेंगे, वैसे इंग्लिश में सीधा परचेज का मतलब खरीदना होता है, बट यहाँ पर परचेजेस का मतलब क्या होगा, व्हेन बोट ऑफ गुड्स, यानी जब हम क्या खरीदते हैं, गुड्स खरीदेंगे। गुड्स अभी हम करके आए हैं हर वो आइटम जो मैं वापस बेचने के लिए खरीद रहा हूँ, तो जब भी हम बोट करेंगे, क्या बोट करेंगे, गुड्स बोट करेंगे, इट इज़ कॉल्ड परचेजेस। वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, परचेजेस कहलाएगा। सिमिलरली सेल्स, व्हेन गुड्स आर सोल्ड, जब उसी गुड्स को जो मैंने खरीदा था, अगर उसको मैं वापस क्या करता हूँ, सोल्ड कर देता हूँ, बेच देता हूँ, तो वो फर्म के लिए क्या कहलाएगी, सेल्स कहलाएगी। तो यहाँ परचेजेस हम किसको बोलेंगे, व्हेन गुड्स आर बोट, जब हम गुड्स को खरीदेंगे इट इज़ अ परचेजेस, और जब हम उसी गुड्स को हम क्या करेंगे, बेच देंगे यानी सेल कर देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्स बोलेंगे। और स्टॉक हमारे लिए क्या होगा, एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर गुड्स remain unsold
हमने जितना भी गुड्स परचेज किया कोई ज़रूरी नहीं है सारा बिक जाएगा, हो सकता है साल के एंड में कुछ गुड्स हमारे पास अनसोल्ड रह जाए। तो एट द एंड ऑफ ईयर, जब भी ईयर का एंड होता है और जो गुड्स हमारे पास अनसोल्ड रह जाती है यानी बिके बिना रह जाती है, इट इज़ कॉल्ड स्टॉक। तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। तो परचेजेज, सेल्स, स्टॉक, सभी के सभी तीनों की तीनों टर्म्स बिलोंग्स टू गुड्स। ये किससे बिलोंग करती है, गुड्स से बिलोंग करती है। और गुड्स वो आइटम है जो रीसेल के लिए खरीदी जाती है। तो परचेज में एक टर्म्स और आ जाएगी, परचेज रिटर्न। परचेज इज रिटर्न। इसी तरह से सेल्स में आ जाएगा, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो परचेज अगर हमें समझ में आ गया है तो परचेज रिटर्न भी बिल्कुल सिंपल होगा। तो जो गुड्स हमने खरीदी है, जो भी गुड्स हमने खरीदी है, अगर उसमें से कोई गुड्स वापस कर दी जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न बोलेंगे। और गुड्स हम किससे खरीद रहे हैं, हमारे सप्लायर से खरीद रहे हैं। और गुड्स हम बेच किसको रहे हैं, हमारे कस्टमर्स को बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं, कस्टमर्स को बेच रहे हैं। तो सप्लायर से जो हमने गुड्स खरीदी है, इट इज़ कॉल्ड परचेजेस। उसको हम क्या कहेंगे, परचेजेस कहेंगे। और वही गुड्स किसी भी वजह से सप्लायर को वापस कर दी जाती है, रिटर्न कर दी जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, परचेज रिटर्न कहेंगे। इसी तरह जब हम गुड्स कस्टमर को अपने सेल करते हैं, किसी भी कस्टमर को हम जब गुड्स सेल करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्स बोलेंगे। और वही कस्टमर किसी रीज़न वाइज वही गुड्स हमें क्या करता है, वापस कर जाता है, रिटर्न कर जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न बोलेंगे। एंड स्टॉक, एंड में जो भी गुड्स हमारा अनसोल्ड रह जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। तो 5 टर्म्स बनते हैं हमारे पास, परचेज, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक। ऑल 5 टर्म्स बिलोंग टू डायरेक्टली गुड्स। ये पांचों टर्म्स किससे बिलोंग करती है, गुड्स से बिलोंग करती है। तो सबसे पहले गुड्स क्लियर होना चाहिए कि गुड्स क्या चीज़ है, ऐसी आइटम जो मैंने दोबारा बेचने के लिए खरीद दिया, वो गुड्स है। और जब मैं गुड्स खरीदता हूँ, इट इज़ परचेजेस। जब वो गुड्स मैंने वापस किया, परचेज रिटर्न। जब मैंने उसी गुड्स को सेल किया, सेल्स हो जाएगा। बेचा गया गुड्स वापस आया, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। और जो गुड्स एट द एंड ऑफ ईयर बिना बिका हुआ रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो ये पांचों टर्म्स गुड्स से रिलेटेड है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो गुड्स हमें अच्छे से समझना है, उसके बाद हम इन तीनों चारों पांचों को आसानी से समझ पाएंगे। तो जितने भी हमारे 11th के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए सबसे पहले इन जो मेन टर्म्स अभी बताइए मैंने, वैसे काफ़ी है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे साथ साथ वो सारी चीज़ें हमारे साथ चलती रहेंगी। तो इन 10 मेन जो टर्म्स मैंने आज बताई है, तो आपको इन्हें अच्छे से कंप्लीट करना है, इसको समझना है। और आप इन सभी 10 टर्म्स को अपनी नोटबुक के अंदर क्या करेंगे, राइट करेंगे। और उसके बाद जो आगे का पार्ट होगा, कोशिश करेंगे हम कल इसको आगे स्टार्ट करेंगे। तो आपको यहाँ तक अभी तक कंप्लीट करना है। थैंक यू।